काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक झूठ बोलने से क्या ही होता है, बोल दो, कम से कम जान तो बच जाएगी। पर हो सकता है कि आपका एक झूठ 200 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दे। ये कहानी नॉर्थ अमेरिका मैसाचुसेट्स में स्थित सैलम नाम के गांव की है। इस गांव की स्थापना 1626 में कुछ क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स द्वारा हुई थी। यहाँ के लोग बाकी दुनिया से काफ़ी आइसोलेटेड रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो लोग सिर्फ अपने घरों में ही रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दिनों नॉर्थ अमेरिका में खाने की कमी थी, जिसकी वजह से जानलेवा बीमारियां अपनी चरम सीमा पर थीं। 1692 में एक कड़ाके की ठंड आई। इस ठंड में कुछ बच्चे बहुत अजीब बिहेव करने लगे। जानकारों ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि उन बच्चों पर किसी शैतान का साया है। गांव वालों का मानना था कि ये काम शैतानों के दूत यानी चुड़ैलों का हो सकता है, जो अपने काले जादू से धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर देती हैं, और इनके सबसे प्रिय शिकार बच्चे ही होते हैं। जैसे जैसे ये खबर गांव में फैलना शुरू हुई, वैसे वैसे बच्चे एक एक कर गायब होने लगे। उनमें से कुछ बच्चे सामने आए और उन्होंने बताया कि 3 औरतों ने उन पर काला जादू किया है। सैलम की अथॉरिटीज़ ने उन तीनों औरतों को काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम तितेबा था, उस पर अथॉरिटीज़ ने काफ़ी प्रेशर बनाया और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल किया कि उसने शैतान को खुश करने के लिए बच्चों की बलि दी थी। पर यह सच नहीं था। तितेबा ने अपनी जान बचाने के लिए ये झूठा बयान दिया था, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने उससे वादा किया था कि अगर वो ये बताती है कि ये काम उसके और उसके साथियों ने किया था तो वो उसकी जान बख्श देंगे। इसलिए उसने अपनी दोनों साथी लड़कियों का नाम बता दिया। इसके बाद मौत का ट्रायल शुरू हुआ और उन दोनों लड़कियों में से एक ने तो जेल में ही अपना दम तोड़ दिया और कुछ समय बाद दूसरी लड़की को फांसी दे दी गई। सैलम की अथॉरिटीज़ ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और उन सभी सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ को ही एक्चुअल एविडेंस मान लिया, जो कि अनलॉफुल थीं। और अथॉरिटीज़ और जज की इन्हीं गलतियों की वजह से फांसियों पर फांसियां हुई और सिर्फ एक ही महीने में लगभग 200 से भी ज़्यादा फांसियां हो गईं। पर जब मैसाचुसेट्स के गवर्नर की वाइफ पर काला जादू करने का इल्ज़ाम लगा तो गवर्नर ने सारी फांसियां रुकवा दी और सभी को जेल से रिहा कर दिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सब दिमागी बीमारी थी, जिसे ब्रेन फंगस कहते हैं। इस बीमारी में दिमाग में सूजन हो जाता है और इससे लोगों को हेलुसिनेशन होते थे। पर यह भी सिर्फ एक अंदाज़ा था। सच क्या था ये किसी को आज तक पता नहीं चला। इस बात को करीब 300 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है और आज सैलम एक शहर में तब्दील हो चुका है। आज का सैलम काफ़ी शांत और खुशहाल है। पर कुछ महीनों से अचानक लोग गायब होने लगे। पूरे सैलम में ये बात किसी महामारी की तरह फैल गई। लोगों का कहना था कि ये सब उन मृत चुड़ैलों की आत्माओं का कहर है, जो फिर एक बार लौट आई हैं। स्टेला अपने डैड की मौत के बाद एकदम अकेली पड़ गई थी। बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके डैड ने ही उसे तब से लेकर अब तक पाला था। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को उन्होंने हमेशा वक्त पर पूरा किया था। उन्होंने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पर आज उन्हें दफनाने के बाद उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी ज़िंदगी को एक अंधेरे में दफन कर दिया। वो जानती थी कि उसके डैड के जनाजे में जो लोग आए हैं वो एक नंबर के लालची और मक्कार किस्म के लोग हैं, जो कि उससे उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। पर अफसोस
अब वो मजबूर थी। उसे पता था कि जो लोग अभी उसके सामने रोने धोने का नाटक कर रहे हैं वो घर जाते ही आज पार्टी करने वाले हैं। पर हाँ, उन मक्कारों के बीच कोई था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। उसका नाम स्कॉट था। स्कॉट स्टेला का बचपन का दोस्त था, ऐसा स्टेला को लगता था। पर स्कॉट को स्टेला बचपन से ही बहुत पसंद थी। स्टेला के डैड के बाद वो एक लौता ऐसा इंसान था जो उससे प्यार करता था। उसकी उन मासूम आँखों में लालच और मक्कारी का कोई कीचड़ नहीं था। वो उससे सच्चा प्यार करता था और यही वजह थी कि वो उसे सैलम जाने से रोक रहा था। स्टेला सैलम जाना चाहती थी क्योंकि उसका दिल ये बार बार गवाही दे रहा था कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। क्योंकि 23 फरवरी को जो लाश पुलिस को उस नदी में मिली थी उसका चेहरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। वो लाश किसकी थी ये देखकर बता पाना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल पुलिस ने ये काम फॉरेंसिक्स को सौंप दिया और सिर्फ एक ही दिन में फॉरेंसिक्स ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से ये मंजूरी दे दी कि वो लाश स्टेला के डैड की ही है। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि एक डीएनए टेस्ट का रिज़ल्ट आने में लगभग 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। इससे अब स्टेला का शक और भी गहरा हो गया था। उसे अब पूरा यकीन था कि सैलम की अथॉरिटीज़ इस इंसिडेंट को जल्द से जल्द दबाना चाहती हैं क्योंकि अगले महीने ही सैलम में मेयरल इलेक्शंस होने वाले हैं। अब क्योंकि उसे पता था कि अथॉरिटीज़ और पुलिस उसकी इस केस में कोई मदद नहीं करने वाले, तो उसने इस केस को खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का फ़ैसला किया। 24 फरवरी की रात को वो सैलम के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर वो बस अपने डैड के बारे में ही सोच रही थी। सैलम के बारे में उसे बचपन से ही काफ़ी कुछ पता था क्योंकि सैलम उसका ननिहाल था। हालांकि वो वहाँ कभी गई नहीं थी। उसे याद है एक बार जब उसके डैड सैलम से 2 दिन बाद लौटे थे। स्टेला उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी। उसने अपने डैड से पूछा कि वो उसके लिए सैलम से क्या लेकर आए हैं, तो उसके डैड ने उसे एक लॉकेट दिखाते हुए कहा, यह सैलम की एक ख़ास निशानी है। स्टेला ने उससे पूछा, क्या सैलम बहुत खूबसूरत है? इस पर उसके डैड थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और फिर उन्होंने हकलाते हुए जवाब दिया, खूबसूरत तो नहीं है पर मिस्टीरियस और मैजिकल है। स्टेला ने कहा, तो आप मुझे सैलम कब ले जाने वाले हैं? उन्होंने इस बात का बहुत अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद एक दिन मुझे ढूंढते हुए सैलम आओगी। उसके डैड की कही हुई वो बात आज सच हो रही है क्योंकि आज वो उन्हें ही ढूंढने के लिए सैलम जा रही है। उस सुनसान रोड पर कार ड्राइव करते हुए वो बस चली जा रही थी कि तभी थोड़ी दूर पर रोड के सामने धुंध में एक औरत की परछाई उसे दिखाई दी और अचानक वो औरत उसके कार के एकदम करीब आ गई। उसने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी टायर को रोड पर घसीटते हुए एक पेड़ से जा टकराई। जब उसने अपने सामने देखा तो एक पल के लिए वही औरत उसे दिखाई दी, पर पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गई। स्टेला कार से उतरी और उसने अपने चारों तरफ देखा। शायद वो उस औरत को ढूंढ रही थी, पर तभी अचानक उसके पीछे से एक साया गुजरा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने बहुत आवाज़ लगाई कि क्या वहाँ पर कोई है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने तुरंत मदद के लिए स्कॉट को कॉल किया, पर शायद जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। उस सुनसान जंगल में वो एकदम अकेली थी। डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी और वो अब लगातार स्कॉट को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। पर तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो तुरंत पीछे मुड़ी। उसके पीछे वही अजीब सी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगले पल जब उसे होश आ रहा था तब कोई उसे बार बार पूछ रहा था कि मैडम आप ठीक तो हैं? पर जैसे ही स्टेला को पूरी तरह होश आया उसने चौंक कर पूछा, मैं कहाँ हूँ? वो बूढ़ा इंसान जो अच्छे सूट बूट में बैठा गाड़ी चला रहा था, उसने कहा, आप मुझे जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी। स्टेला को देखने से वो कोई रईस इंसान का ड्राइवर लग रहा था। उसने पूछा कि आप कौन हैं? उसने नर्म आवाज़ में उसे जवाब दिया, मैं इस सिटी के मेयर का ड्राइवर हूँ। और आप कौन हैं? उसने पूछा। स्टेला ने जवाब दिया, मेरा नाम स्टेला एंडरसन है। उस बूढ़े ड्राइवर ने उसे दिलासा दिया कि वो उसे सेफली हॉस्पिटल पहुंचा देगा। स्टेला थोड़ा सोचने के बाद उस पर यकीन कर लेती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है। उस बूढ़े इंसान ने कहा, नाम में क्या रखा है? वैसे ठीक है, मैं आपको तसल्ली के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम जॉनथन वाइट है। इसके बाद उस बूढ़े इंसान ने उससे पूछा, वैसे आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही थी?
आपको पता होना चाहिए कि ये इलाका बहुत खतरनाक है। स्टेला ने उदास मन से कहा, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मुझे सिर्फ सैलम से ही मिल सकते हैं। जोनाथन ने कहा, ये सब इस मनहूस जंगल की वजह से है। स्टेला ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? जोनाथन ने कहा, ऐसा माना जाता है कि जिन चुड़ैलों को यहाँ मारा गया था उन्होंने इस जंगल और पूरे सैलम को श्रापित कर दिया और तब से लेकर अब तक यहाँ बहुत ही रहस्यमयी मौतें हुई हैं। स्टेला ने पूछा, रहस्यमयी मौतें? जोनाथन ने कहा, हाँ, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाता। स्टेला ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए पर मैं श्राप जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती। जोनाथन ने हंसकर कहा, आप जरूर करेंगी मिस स्टेला, आज नहीं तो कल आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। स्टेला सैलम में इन परेशानियों से जूझ ही रही थी। इधर स्टेला के अंकल पूरी तैयारी में थे उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। उन्होंने स्टेला की डैड की कंपनी अमेजिंग मैगजीन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ के मैनेजर और स्टेला के डैड के सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर हैरी को धमकी देना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ उसी की बात मानेंगे वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इधर स्टेला अब सैलम पहुँच चुकी थी। जोनाथन उसे हॉस्पिटल लेके जा ही रहा था कि तभी स्टेला ने कहा, लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट दे देना चाहिए। जोनाथन ने जवाब दिया, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। स्टेला ने बाहर देखकर पूछा, अच्छा ये सब दीवार पर पोस्टर्स किसके लगे हैं? जोनाथन ने जवाब दिया, ये पोस्टर्स हमारे सिटी के मेयर पुतनाम के हैं और मैं इन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। स्टेला ने कहा, वैसे बहुत मुश्किल होगा एक श्रापित शहर का मेयर होना। जोनाथन ने कहा, हाँ, पर मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तभी पुलिस स्टेशन आ गया। जोनाथन ने कहा, लीजिए आपकी मंजिल आ गई। स्टेला ने अपनी मदद के लिए उसे थैंक्स कहा और जोनाथन ने उसे एडवाइस दिया कि वो डायरेक्टली ऑफिसर स्मिथ से जाकर मिले। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि एक औरत आपकी गाड़ी के सामने आ गई थी और फिर उसी औरत ने आपको जंगल में हिप्नोटाइज भी कर लिया था? स्टेला ने जवाब दिया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, हाँ, पर वो देखने में बहुत अजीब लग रही थी और फिर अचानक वो हवा में गायब हो गई, है ना? उस पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा। स्टेला ने जवाब दिया, हाँ, जब मैं उन्हें मिली थी तब तक वो गायब हो चुकी थी। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, ये तो यहाँ रोज का है। मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा, क्यों ना आप अपने नाम से शुरुआत करें? ओह हाँ, मेरा नाम स्टेला एंडरसन है। उस पुलिस ऑफिसर ने चौंक कर कहा, क्या आप डेविड एंडरसन को जानती हैं? स्टेला ने जवाब दिया, वो मेरे डैड थे। ऑफिसर ने कहा, मुझे माफ़ करना, वैसे तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे। स्टेला ने पूछा, क्या आप उन्हें जानते थे? ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, वो अक्सर यहाँ आया करते थे और उनके यहाँ बहुत सारे दोस्त भी थे। क्या उन्होंने कभी तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? स्टेला ने जवाब दिया, नहीं, और ना ही उन्होंने मुझे अपने दूसरे दोस्तों के बारे में बताया। उस ऑफिसर ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ, वो धोखेबाज हमेशा मुझसे कहता था कि वो मुझ पर एक शानदार आर्टिकल लिखेगा, पर आज तक उसने अपनी मैगजीन में मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा। एनीवेज, तुम सैलम में क्या कर रही हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ आने वाली हो। स्टेला ने एक लंबी सांस ली और उसने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। ऑफिसर ने कहा, ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अपना सवाल पूछो। स्टेला ने उससे पूछा, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मेरे डैड की कार ब्रिज से नीचे गिरी थी। ऑफिसर ने कहा, हाँ, ये सच है। स्टेला ने कहा, और जब उनकी बॉडी मिली तो उनका चेहरा पूरी तरीके से ख़राब हो गया था और पहचान में भी नहीं आ रहा था। ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, इसीलिए तो हमने बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया था। स्टेला ने कहा, ये कितना अजीब है ना ऑफिसर, कि जिस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 1 हफ्ता लग जाता है, वहाँ आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा टैलेंटेड फॉरेंसिक डॉक्टर्स उसे एक ही दिन में बना देते हैं। कैसे? क्या मैं ये जान सकती हूँ? ऑफिसर के चेहरे पर अब एक घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 1 दिन कैसे लगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं। तुम ये सब उन डॉक्टर से जाकर क्यों नहीं पूछती? स्टेला ने अब गुस्से में जवाब दिया, वो तो मैं पूछ ही लूँगी। ऑफिसर ने उससे कहा, ठीक है, अब जाओ, हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। स्टेला ने पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे उस केस की फ़ाइल दिखा सकते हैं? उस पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, हम ऐसे ही पब्लिक को इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल नहीं दिखा सकते हैं। स्टेला ने भावुक होकर कहा, पर मैं पब्लिक नहीं, उनकी बेटी हूँ। ऑफिसर ने जवाब दिया, देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर माफ़ करना, मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल नहीं दे सकता। ऑफिसर ने कहा, अच्छा चलो भी, अब उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए
एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। स्टेला उसे मना करना चाहती थी, पर तब तक वो कॉफ़ी लेने जा चुका था। उसके जाते ही स्टेला इधर उधर वो फाइल ढूंढने लगी कि तभी उसकी नज़र एक मिसिंग पोस्टर पर पड़ी। वो हैरान थी क्योंकि ये उसी औरत की तस्वीर थी जो उसे जंगल में दिखाई दी थी। उस पर उसका नाम भी लिखा था, एवा होप। तभी वहाँ वो ऑफिसर आ गया। उसने कहा, इस पोस्टर को तो काफ़ी अरसा हो गया, हम तो इसे निकालना ही भूल गए थे। वैसे ये काफ़ी दर्दनाक केस था। स्टेला ने कहा, पर ऑफिसर ये वही औरत है जो मुझे जंगल में दिखाई दी थी। ऑफिसर ने घबराते हुए जवाब दिया, ये वो कैसे हो सकती है? स्टेला ने कहा, हाँ ऑफिसर, ये वही है जो अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। ऑफिसर को मानो अब सांप सूंघ गया था। उसने कहा, ये नामुमकिन है। स्टेला ने कहा, मैं कह रही हूँ ना कि ये वही थी। ऑफिसर ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये औरत मर चुकी है। ये सुनकर स्टेला का शरीर ठंडा पड़ गया था। वो वहीं जम सी गई। स्टेला ने चौंक कर पूछा, क्या ये सच में मर चुकी है? ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, एवा होप ने सुसाइड कर लिया था। स्टेला ने फिर चौंक कर कहा, पर मैंने तो उसे अपने सामने खड़ा देखा था। इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, तो क्या तुम मुझसे ये बताना चाहती हो कि तुमने उसकी आत्मा देखी थी? ये सुनकर स्टेला का मुंह फटा का फटा रह गया। उसने फिर कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उसे देखा था और वो भी जिंदा। ऑफिसर ने फिर हकलाते हुए जवाब दिया, ये नामुमकिन है क्योंकि एवा ने सुसाइड किया था और उसकी बॉडी की जांच मैंने अच्छी तरह की थी। स्टेला ने कहा, मेरा यकीन मानो ऑफिसर, वो एवा ही थी। ऑफिसर ने जवाब दिया, पर मुझे इस बात पे डाउट है। इसके बाद स्टेला को एवा के मौत के बारे में जानने की और भी इच्छा होने लगी। वो ऑफिसर से कहती है, अच्छा, आपने कहा कि उसने खुदकुशी की थी। ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ, उसने एक बार में ही पूरे स्लीपिंग पिल्स की बोतल ही ख़त्म कर दी और इसी के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। स्टेला ने फिर पूछा, क्या उसे कोई परेशानी थी? ऑफिसर ने बताया, हाँ, वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। शायद उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत का सदमा लग गया था। स्टेला ने पूछा, तो क्या उसकी किसी फ्रेंड की भी डेथ हो गई थी? ऑफिसर ने कहा, हाँ, सैली, उसकी फ्रेंड। उसने भी एवा के सुसाइड करने से कुछ दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। स्टेला ने कहा, एक और सुसाइड? ऑफिसर, क्या आपको सच में नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है? ऑफिसर ने जवाब दिया, कौन जाने कि उसे क्या हुआ था। देखो मिस स्टेला, तुम ये सब ना समझने की कोशिश करो तो ही ठीक होगा, क्योंकि ये जगह बहुत रहस्यमयी है और यहाँ के लोग भी। स्टेला ने गुस्से में कहा, चाहे जो हो जाए, मैं इन रहस्यों पर से पर्दा उठा कर रहूँगी। ऑफिसर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वापस अपने शहर चली जाओ। तुम्हारी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि तुम इन सब लफड़ों में ना पड़ो। स्टेला ने गुस्से में ऑफिसर को जवाब दिया, ये खेल नहीं ऑफिसर, चाहे जो हो जाए, मैं इन सब मौतों के पीछे का राज जान कर रहूँगी। ऑफिसर ने कहा, और मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहूँगा कि अंत में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। स्टेला ने अब ऑफिसर से एक आखिरी सवाल पूछा कि एवा होप मरने से पहले काम क्या करती थी? ऑफिसर ने जवाब दिया, वो सैलम के विच म्यूजियम में काम करती थी। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? स्टेला ने बहाना देते हुए कहा, बस ऐसे ही, मैं थोड़ा क्यूरियस थी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। ऑफिसर ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। इधर यहाँ न्यूयॉर्क में स्टेला की कंपनी में अंकल हैरी काफ़ी परेशान थे। तभी स्कॉट वहाँ आ पहुँचा। उसने हैरी से मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बुढ़े अंकल, आप अभी तक सोने नहीं गए? हैरी ने जवाब दिया, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपना काम शुरू कर देना चाहिए। स्कॉट ने फिर हंसते हुए कहा, आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं बूढ़े अंकल? आप तो मेरे परदादा जैसे हैं। हैरी ने अब तंग आकर उससे कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो स्कॉट? स्कॉट भी अब सीरियस हो गया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप फोटोज़ को कब चुनेंगे, जो कि हमें इस एडिशन के मैगजीन में पब्लिश करना है। हैरी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर अभी तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। स्कॉट मुड़ा और वो अभी कुछ कदम ही चला था कि तभी हैरी ने उसे पीछे से पुकारते हुए कहा, और हाँ, तुम मेरे पौधों से दूर ही रहना। स्कॉट ने फिर हंसते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा अपने पौधों से प्यार करते हैं। तभी उसे स्टेला का कॉल आने लगा। वो कॉल रिसीव करता है और स्टेला से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने कॉल किया स्टेला। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। क्या वहाँ पर सब ठीक है? स्कॉट ने पूछा। स्टेला ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ,
पर तुम मुझसे पहले वादा करो कि जो बात मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम परेशान नहीं होगे। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर स्कॉट थोड़ा घबरा गया। उसने पूछा, क्या एक एक्सीडेंट? अंकल हैरी वहाँ खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। स्टेला ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि एक औरत अचानक मेरी गाड़ी के ठीक सामने आ गई थी। स्कॉट ने हैरानी से कहा, क्या एक औरत गाड़ी के सामने आ गई थी? स्टेला ने कहा, हाँ, पर सुनो, पुलिस के मुताबिक वो औरत पहले ही मर चुकी है। स्कॉट इतना हिला हुआ था कि उसने फिर हैरानी से उससे कहा, क्या वो मर चुकी है? अब अंकल हैरी ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गए और वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। स्कॉट ने स्टेला से कहा, देखो स्टेला, मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वापस आ जाओ। स्टेला ने जवाब दिया, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ। स्कॉट, इस शहर में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि इसका मेरे डैड की मौत से क्या कनेक्शन है। स्कॉट कहता है, स्टेला सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं वहाँ नहीं आऊँ, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। स्टेला कहती है, तो ठीक है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि एवा होप आखिर थी कौन? स्कॉट जवाब देता है, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। सैलम में काफ़ी खतरा है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तभी अंकल हैरी पीछे से बोल पड़ते हैं, क्या स्टेला सैलम में है? उनकी आवाज़ सुनकर स्कॉट वहीं जम जाता है। इधर स्टेला सैलम विच म्यूजियम पहुंच जाती है, पर अफसोस कि उस दिन म्यूजियम बंद था। पर उसे यकीन था कि म्यूजियम में जाने के लिए दूसरा रास्ता जरूर होगा। ये सोचकर वो म्यूजियम के बैकयार्ड की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक खिड़की दिखाई देती है। इसके बाद वो उस खिड़की से अंदर चली जाती है। अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती है। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। उसके नीचे उस पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ था, 1692 और 1693 के बीच बहुत सी औरतों को फांसी दी गई थी क्योंकि उन औरतों पर काला जादू करने का आरोप लगा था। ये सब देखकर स्टेला काफ़ी हैरान थी। इसके बाद स्टेला ने मन में सोचा कि वो यहाँ किसी टूर के लिए नहीं आई, अब उसे और भी ढूंढना चाहिए, शायद उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद वो म्यूजियम के रिसेप्शन के डेस्क के पास गई क्योंकि उसे पता था कि उसे रिसेप्शन से कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे एहसास हुआ कि वो एकदम सही जगह आई है। उसने रिसेप्शन के डेस्क पर एवा होप की तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक और लड़की थी। वो कौन थी ये स्टेला नहीं जानती थी। तभी उसकी नज़र उस डेस्क पर रखे न्यूज़पेपर पर गई। उस पर एक हॉरोस्कोप का आर्टिकल मार्क था जिसकी लेखिका शैली आर्चन थी। तभी स्टेला को याद आया, उस ऑफिसर ने बताया था कि शैली एवा की फ्रेंड थी जिसने एवा से पहले सुसाइड किया था। उस आर्टिकल पर किसी ने पेन से SOM लिखा था। स्टेला को ये समझ में नहीं आ रहा था कि SOM का आखिर मतलब क्या है। इसके बाद उसने ड्रॉवर खोलकर देखा तो उसे उसमें सैलम्स पैराडाइज का एक पोस्टर मिला। देखने से ये कोई होटल जैसा लग रहा था। और जब स्टेला ने उस पोस्टर को पलट कर देखा तो उसके पीछे लिखा था, सेफ प्लेस टू हाइड आउट, आस्क फॉर नोरा। स्टेला ने सोचा कि उसे ये जगह भी जरूर चेक करना चाहिए। अब इसके बाद उसने एवा का कंप्यूटर चेक करना चाहा, पर बदकिस्मती से उस पर पासवर्ड लगा था। तभी उसे वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत एक मूर्ति के पीछे छुप गई। तभी वहाँ दो लोग आए। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। स्टेला ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि सैलम का मेयर पुतनाम था। वो कह रहा था कि चिंता मत करो, ये मौतें मेरे इलेक्शन कैंपेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। हम इलेक्शन पोल्स में काफ़ी आगे हैं और अब हम इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे जो हो जाए। वो दूसरा आदमी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सारे केसेस क्लोज हो चुके हैं। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, मुझे ऑफिसर स्मिथ का कॉल आया था। पुतनाम ने कहा, उस बेवकूफ़ के पास तो हमेशा बुरी खबर ही होती है सुनाने के लिए। अब उसने क्या कहा? ऑफिसर स्मिथ बता रहे थे कि कोई पुलिस स्टेशन आकर इन मौतों के बारे में पता कर रहा था। स्टेला ने ये सुनकर सोचा कि ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचकर वो उनके पीछे गई। हॉल में पहुंचकर उसने सुना कि पुतनाम कह रहा था, इन सब मौतों के राज को पता नहीं लगाने देगा। पुतनाम ने उस दूसरे आदमी से पूछा, अच्छा आखिर वो था कौन जो ये सब पूछ रहा था? उस आदमी ने उसे जवाब दिया कि वो एक औरत थी, जहाँ तक मुझे मालूम है उसका कोई कनेक्शन है डॉक्टर एंडरसन से। ये सुनकर स्टेला बहुत चौकन्ना हो गई। पुतनाम ने पूछा, क्या वो भी मैगजीन में काम करती है? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर हाँ उस औरत को ये शक है
कि ये सारी मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं। पुतनाम ने कहा, ठीक है, तुम इस मामले को हैंडल करो। उस आदमी ने कहा, ठीक है, पहले मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया को ये बात पता ना चले। पुतनाम ने गुस्से में कहा, और उस औरत का क्या? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि उसे ऑफिसर स्मिथ ही हैंडल कर लेंगे। पुतनाम ने कहा, मुझे स्मिथ पर भरोसा नहीं, वो मोटा किसी भी काम का नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को हैंडल करो। किसी भी कीमत पर इन मौतों का राज बाहर नहीं आना चाहिए। तभी स्टेला किसी चीज से टकरा जाती है और इससे एक जोर की आवाज होती है। पुतनाम कहता है, वो क्या था? वो दूसरा आदमी कहता है, ये आवाज वहाँ से आई है। पुतनाम उसे चेक करने के लिए कहता है। अब स्टेला जो दीवार के पीछे छिपी थी, डर के मारी उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। तभी उसे कुछ सूझता नहीं है और उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है।